सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। देश के कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रहे और आप सभी किसान भाई बहनों को भी उचित लाभ मिलता रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहते हैं और ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा कि कम वर्षा की स्थिति में भी खेती से अच्छा उत्पादन कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गन्ना किसानों को मिला सरकारी तोहफा, दालों के आयात पर जमाखोरी पर केंद्र की कार्रवाई, प्याज के दामों में तेजी की संभावना, वनस्पति तेल का आयात बढ़ा और बुआई के बाद सोयाबीन बचने की उम्मीद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। गन्ना किसानों को 21,000 करोड़ रुपए के बकाये का हिस्सा चुकाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज बेहद आसान शर्तों पर मुहैया कराने का फैसला किया है। लेकिन ये रकम मिलों को नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। गन्ना किसानों की भारी भरकम बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को बिना ब्याज के 6,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। ये रकम सीधा किसानों के खाते में पहुंचाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये रकम जन धन योजना के जरिए उनके खातों में पहुंचाई जाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक सरकार इस कर्ज पर 1 साल तक कोई ब्याज नहीं लेगी और खर्च होने वाली राशि का बोझ खुद ही उठाएगी। लेकिन शर्त यह है कि कर्ज उन मिलों को दिया जाएगा जो 30 जून से पहले किसान का कम से कम 50% बकाया चुका देगी। दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, उसका असर अब दिखने लगा है। बुधवार को केंद्र ने दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बड़ी मात्रा में आयात करने की घोषणा की। साथ ही राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। केंद्र के सख्त रुख से दालों में नरमी देखने को मिल रही है, जिसके अनुसार दालों की कीमतों में काबू रखने के लिए जमाखोरों पर लगाम कसने के लिए बड़ी मात्रा में दालों का आयात किया जा रहा है। सरकार के इस कड़े रुख के कारण दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कारोबारियों के मुताबिक वैश्विक बाजार में दालों के भाव ऊंचे होने से घरेलू बाजार में इनकी कीमतें बहुत कम होने की उम्मीद नहीं है। सरकार के कड़े रुख से दिल्ली में दाल के भाव 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल कम हो गए हैं। इस गिरावट के साथ ही बाजार में अरहर दाल 9,500 से लेकर 10,000 रुपए, उड़द दाल 9,000 से 11,500, मूंग दाल 8,000 से 9800 रुपए, मसूर दाल 7,000 से 8,000 रुपए, चना दाल 5,500 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल बिकने लगी। सरकार द्वारा दाल आयात की घोषणा से बाजार में कीमतों में हल्की नरमी आई है। आमतौर पर हर साल बरसात के दौरान प्याज के दाम तेजी से बढ़ते हैं। इस उम्मीद में किसानों और स्टॉकिस्टों ने मंडियों में प्याज की आवक घटा दी है, जिससे प्याज महंगा होने लगा है। इस भंडारण वाले प्याज की गुणवत्ता खराब होने से इसे लंबे समय तक भंडार गृह में रखा नहीं जा सकता। बरसात के दौरान प्याज के महंगे होने की उम्मीद से किसानों ने मंडियों में प्याज की आवक कम कर दी है, जिसके कारण प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक इस बार प्याज ज्यादा महंगा होने की उम्मीद नहीं है। इस महीने महाराष्ट्र की पीपलगांव मंडी में प्याज की मॉडल कीमत करीब 1,200 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए, दिल्ली में 1,400 से बढ़कर 1,650 रुपए, पटना में 1,650 रुपए से 2,100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अनुसार जून महीने में सामान्य तौर पर प्याज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय भंडार वाला प्याज बाजार में आता है, जिसकी लागत ज्यादा होती है। वैसे भी बारिश शुरू हो चुकी है और प्याज की नर्सरी के लिए बुआई आरंभ हो चुकी है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कीमतें ज्यादा नहीं होंगी। मई में वनस्पति तेलों का आयात अब तक के सर्वोच्च मासिक स्तर पर पहुंच गया है। इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 33% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
पिछले माह वनस्पति तेलों का आयात 33% बढ़कर 13.71 लाख टन रहा। किसी एक महीने में आयात की सर्वाधिक मात्रा है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में आपूर्ति बढ़ाने की वजह से आयात के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2014 में 10.33 लाख टन था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेल का आयात मई 2015 के दौरान रिकॉर्ड 13.7 लाख टन रहा। ये 1994 में शुरू आयात के बाद सर्वाधिक है। पिछले साल मई में आयात 10.3 लाख टन रहा। खरीफ 2015 सत्र में बुआई से पहले तक 30 से 35 लाख टन सोयाबीन शेष रहने की उम्मीद है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार पूरे सत्र में सोयाबीन की आपूर्ति कमजोर रही है। आगे अच्छी कीमतें मिलने की उम्मीद के बीच किसानों ने अपना उत्पाद बचाए रखा। इस साल 30 से 35 लाख टन सोयाबीन शेष रह सकता है। बुआई के बाद करीब 10 से 15 लाख टन सोयाबीन शेष रह सकता है। बाजार के जानकारों के अनुसार बुआई के बाद अगर किसानों ने अपना भंडार खाली करना चाहा तो बाजार में पिछले साल का सोयाबीन उपलब्ध हो सकता है। सोयाबीन की बुआई मध्य जून से शुरू होती है। बारिश आने के बाद ही इसकी बुआई शुरू होती है। मध्य प्रदेश देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रदेश में मॉनसून आमतौर पर 14 से 15 जून के बाद पहुंचता है। खेती किसानी में मौसम का योगदान सर्वथा अहम ही रहा है। बारिश पर खेती निर्भर है और उत्पादन भी। इसीलिए किसान भाइयों, आप मौसम का पूर्वानुमान जान लें ताकि आपकी कृषि आसान हो जाए और उत्पादन बेहतर। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और अधिकतर भागों में तेज बारिश का अनुमान है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका में हल्की बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में मोटे अनाज की आवक घटने के साथ गेहूं में तेजी का रुख रहा और आटा, मैदा, सूजी के दामों में भी तेजी रही। दालों में चने की आवक कम रहने से तेजी का रुख रहा। वहीं खाद्य तेलों में सरसों व चावल के तेल में तेजी रही। किराना में पोस्तदाना और बादाम तेज रहे, बल्कि जिंसों में मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, पानी के बिना जीवन दुर्लभ हो जाता है और वर्षा की कमी का खेती पर विपरीत प्रभाव होता है। इस बार संभावना जताई जा रही है कि वर्षा थोड़ी कम रह सकती है। तो ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अपने वैज्ञानिकों की सलाह को मानते हुए और उन सुझावों पर अमल करते हुए हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो वे सावधानियां कौन कौन सी हैं जिन्हें बरतकर हम खेती से कम वर्षा में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? उन्हें जानने के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। मौसम विभाग ने इस बार मानसून के थोड़ा कमजोर होने और वर्षा में 12% की कमी रहने की आशंका जताई है। कम वर्षा की स्थिति में फसल उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और किसानों को कोई नुकसान न हो,
इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें किसानों, वैज्ञानिकों और मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि वर्षा में कमी की संभावना है और चिंता की कोई बात नहीं। यदि वैज्ञानिक सलाह से खेती की जाएगी तथा कुछ विशेष सावधानियां बरती जाएंगी तो उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी और न ही किसानों को कोई नुकसान होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अपना जो IMD के द्वारा जो अनुमानित है कि इस बारी की खरीफ वर्षा 12% के लगभग कम होने का अंदेशा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे कृषक भाइयों का क्या प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा की। और इस बैठक में हमने एक कंटीजेंसी प्लान, जैसे कि हम कहते हैं कि एक परिपत्र भी जारी किया, जिसमें डिटेल में हमने ये बताया कि जो सिंचित प्रक्षेत्र हैं या जो कम सिंचित प्रक्षेत्र हैं या जो बिल्कुल ही रेनफेड एरियाज है, बारानी एरिया हैं, उनमें किसानों को इन 2 महीनों में, जो खरीफ सीज़न के शुरुआती 2 महीनों में यानी कि जून और जुलाई में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए और उनमें कौन कौन सी वैरायटीज़ प्रजातियां लगानी चाहिए और उनको किस प्रकार से लगाना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे हमने डिटेल में बातचीत की। और मैं इसके अलावा इस बैठक में जैसा कि आप जानते हैं, हमने पूरे नेशनल कैपिटल रीजन के विभिन्न किसान भाइयों को, जो कि ऑलरेडी IARE के साथ जुड़े हैं, जो इनोवेटिव फार्मर हैं, फेलो फार्मर हैं, उनको भी आमंत्रित किया और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी आमंत्रित किया, ताकि 1-to-1 डायलॉग हो सके। ना केवल हम उनके क्षेत्र के बारे में स्थिति विशेष जानकारी जान सकें, बल्कि उनको अपने इस प्रिपेयर्डनेस प्लान से भी अवगत करा सकें, ताकि वह वापस जाके हमारे एम्बेसडर बन सके और अपने क्षेत्र में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिमिनेट कर सके, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कर सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये प्रयास कृषक भाइयों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। यदि नॉर्मल रहता है बरसात या सिंचित सिंचाई के साधन जहाँ पर हैं, तो वहाँ तो जो नॉर्मल खेती है, धान है, बाजरा है, मक्का है, वो सारी फसलें किसान लें। और यदि कम वर्षा होती है या डिलेड होती है तो उस स्थिति में किसान भाइयों को क्या करना है, इस पर चर्चा हुई। और यदि वर्षा आधारित ही पूरी खेती है तो उसमें किस तरह की जो है फसलें हमें लेनी हैं, तो इस पर जो है किसान भाइयों ने भी अपनी राय दी। और ये संस्थान का एक ऐसा मुहिम है कि ये हमने अभी जो आज चर्चा की, अगले 2 महीने के बारे में वार्ता की कि जून और जुलाई में किस तरह का प्रिकॉशन हमें लेना है। और इसको जो आज जो हमने चर्चा की है, किसान भाइयों ने जो सुझाव दिए हैं, वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिए हैं, इसको हम प्रेस के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, इसके अलावा हम जो जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे अलीगढ़ में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, पलवल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अलवर में चल रहा है, मुजफ्फरनगर में चल रहा है, वहाँ भी हम इस तरह की गोष्ठियाँ आयोजित करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार कुछ ऐसी संभावना है कि बरसात कम होने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर धान की किस्मों की बात करें तो जो कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्म है, जैसे पूसा बासमती 1509, उसकी खेती उपयोगी रहेगी। ये किस्म 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका विशेष सुझाव इस संदर्भ में मैं देना चाहूँगा कि इसकी पौध के लिए बिजाई आप 20 से 25 जून के आसपास करें और जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाए तो इसकी रुपाई करीब 20 जुलाई के आसपास करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसकी पौध की बिजाई पहले नहीं करें, क्योंकि अगर ये सितंबर के महीने में फसल पककर तैयार होगी तो दाने में खुशबू नहीं रहेगी और दाना में टूटन भी ज़्यादा आएगी। अच्छी क्वालिटी का चावल प्राप्त करने के लिए 1509 की बिजाई आप 20 से 25 जून के बीच में करें और रुपाई इसकी तकरीबन 15 से लेकर के 25 जुलाई के आसपास करें। मौसम की स्थिति के बारे में जो आपको इस समय हमारे भारत मौसम विभाग ने ये इस तरह का पूर्वानुमान दिया है कि इस साल वर्षा की स्थिति थोड़ी सी कम होने की संभावना है, करीब
पूरे मानसून में भारत के ऊपर 85% वर्षा होने का अनुमान है और इसके अंदर जुलाई में हमारी करीब करीब 92% वर्षा होने का अनुमान है, जबकि अगस्त में थोड़ी कम 90% वर्षा होने का अनुमान है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत, वहाँ पे वर्षा की कमी थोड़ा ज़्यादा होने का अनुमान है और ये थोड़ा एक ऐसा विषय है क्योंकि हमारा जो मध्य भारत का क्षेत्र है वो काफ़ी असिंचित क्षेत्र भी है, तो इसके लिए एक ख़ास बात ये ध्यान में रखनी है कि इस समय बहुत सी ये खबरें आ रही हैं और इस तरह से बातें भी हो रही हैं कि सूखा हो गया है या सूखे की स्थिति हो गई है। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ और बिल्कुल साफ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ना तो अभी सूखा है ना सूखे की स्थिति है। जो फसलों का उत्पाद और हमारी फसलें कितनी अच्छी होंगी ये इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है और अभी हमारा क्रॉप सीज़न, हमारा फसल का जो समय है वो अभी शुरुआत हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संस्थान और परिषद की तरफ से हर ज़िले के लिए 560 ज़िलों के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाए गए हैं जो हमारे कृषि मंत्री ने जारी भी किए हैं पिछले सप्ताह में। सब किसान भाई इन जो कंटीजेंसी प्लान हैं उनके हिसाब से अपनी फसल का चयन करें, अपनी फसल की किस्मों का चयन करें और जो भी वैज्ञानिक सलाहें आपके पास आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी फसल का उत्पादन करें। जो हमारे किसान भाई धान लगाने वाले हैं वो सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करके खेत को प्लेन करें। मतलब अगर उनके यहाँ लेजर लेवलर उपलब्ध है, जिसको कि कंप्यूटर मांझा भी कहते हैं, तो लेजर लेवलर को लेके खेत प्लेन करें, बिल्कुल समतल कर दें। इसके खेत समतल होने से ये होगा कि अगर बारिश कम भी होती है तो पूरे खेत में एक सार पानी जाएगा, एक सार पानी का वितरण होगा और जितनी आपकी फसल होगी वो आपकी पैदावार बहुत बढ़ जाएगी। और हमारे संस्थान ने कई जगह किसानों के खेतों में परीक्षण किया भी है इस तकनीक का और ऐसा पाया गया है कि अगर धान की खेती में हम कंप्यूटर मांझा से खेत को समतल कर लेते हैं और फिर अपना हम बुआई या रोपाई करते हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25% धान की पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। सभी मौसम वैज्ञानिकों की राय है कि इस बार मौसम पर अल नीनो का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से कुछ बारिश कम रह सकती है। तो उसको हम इस बात पर चर्चा के लिए हमें भी बुलाया गया, बहुत से किसान आए, साइंटिस्ट लोग आए, एक मीटिंग में काफ़ी विषय पे चर्चा हुई, जिसका कि मैं समझता हूँ कि अभी से तैयारी करने से हम उस समस्या से निपट सकेंगे, सभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ज़्यादा चिंतित ना होकर के हम अगर थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट करें तो उस समस्या से हम निपट सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की ये वर्कशॉप से हमें बहुत फ़ायदा होगा। अब वैज्ञानिकों को ने इतना ज्ञान दे दिया है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा अगर हमने अपना प्रबंधन सही किया तो, और अगर हमारा प्रबंधन सही होता है तो हमारी फसलों में भरपाई जो है कम समय वाली प्रजातियां कर देंगी और भरपूर उत्पादन मिलेगा और हम किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। किस प्रकार इस सूखे से निपटा जा सकता है, इसके लिए किसान व वैज्ञानिक दोनों मिलकर किस प्रकार कार्य करें, उसके बारे में एक चर्चा हुई। किसान भाइयों, भारतीय मौसम विभाग ने इस बार 10 से 12% बारिश कम होने की संभावना जताई है और ये संभावना पूरे देश के लिए है। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जहां कुछ ज़्यादा कम हो सकती है, कुछ ऐसे हैं जहां पे सामान्य बारिश रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ से हमारे समाचार पत्र इस प्रकार का दर्शा रहे हैं कि देश में सूखा पड़ने की संभावना लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो 10 से 12% जो बारिश कम हो रही है, इससे भी हमारे किसान भाई और अधिक उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि उत्पादन घटने के बजाय बढ़ा सकते हैं अगर वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। उसमें सबसे पहली बात यह है कि खेत का समतल होना बहुत ज़रूरी है। जब खेत समतल होता है तो 10 से 12% पानी की बचत हो जाती है। और खेत समतल करने के लिए आज बहुत सारी नई नई तकनीकें हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख तकनीक है जिसको हमारे अधिकतर किसान भाई जानते हैं वो है लेजर लेवलर, यानी कि कंप्यूटर मांझा। और कंप्यूटर से मांझे से जब हम समतल करवाते हैं खेत को तो हमारा खेत पूर्णतः समतल हो जाता है और हमारे जो पानी की है 10 से 15% बचत होती है। इसके बाद जो दूसरी खास बात आती है कि जो भी हमारे किसान भाई जितनी अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करते हैं तो ये देसी खाद जो है हमारी ज़मीन की भौतिक दशा को सुधारता है, जिससे ज़मीन जो है ज़्यादा समय तक
पानी को शोषित करके रखती है और फसलों को दे सकती है। तो किसान भाइयों, जो भी आपका देसी खाद आपके घर पे है या जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, उसका प्रयोग अपने खेत में अवश्य करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में देसी खाद का प्रयोग फसल बोने से पहले करेंगे, उतना ही आपकी फसल जो है वो सूखे से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, फसल अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, और जितना जड़ों का विकास अच्छा होगा उतनी ही जड़ें जो हैं ज़मीन के नीचे से पानी ले पाएंगी और पौधों को कम पानी की अवस्था में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता दे पाएंगी। इसके बाद बारी आती है, बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं, उनके पास देसी खाद नहीं है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देसी खाद ना होने की स्थिति में आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें और मिट्टी की जांच के अनुसार जो भी खाद की संतुति की गई है उसे संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। और इसमें आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी पोटाश की संतुति की गई है उसकी मात्रा का प्रयोग आप फसल में अवश्य करें। अगर आपकी मिट्टी दोमट या चिकनी टाइप है तो टोटल पोटाश की मात्रा एक बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी आपकी रेतीली है या हल्की मिट्टी है तो पोटाश खाद की मात्रा का 2 बार प्रयोग करें। आधी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और आधी मात्रा को बाद में छिड़क दें जब फसल आपकी लगभग 30 से 35 दिन की हो, और जब फसल 40 से 45 दिन की हो उस समय आप उसका अगर छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल में सूखे से लड़ने की क्षमता आपकी फसल की बढ़ जाती है और कम पानी में भी फसल से आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और किसान भाइयों, एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो खरपतवार हैं और लगभग 30 से % पानी खाली खरपतवार ले लेते हैं जो फसलों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर आप इसका ठीक से प्रबंध कर लेंगे, और प्रबंध करने में क्या है कि आपको निराई गुड़ाई करते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। एक तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ में आपकी मिट्टी की जल संचय करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तीसरी जो खास बात है, ये एक अन्य खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए खास सलाह दी जाती है। जैसे आपको टमाटर लगाना है, गोभी लगानी है, बैंगन लगाना है या कोई बेल वाली फसल लगानी है, इन फसलों की बुआई समतल खेत में ना करें, बल्कि खेत में उठी हुई क्यारियाँ बनाएं और क्यारी के दोनों तरफ आप इनकी बुआई करें। और बुआई करने के बाद में जो पानी लगाना है वो केवल नाली में लगाना है। अगर आप नाली में पानी लगाते हैं तो पौधों की जड़ों को पानी मिलेगा, लेकिन पौधे को जितना कम पानी मिलेगा उतनी ही पौधे का विकास अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपकी फसल में खरपतवार कम आएंगे, आपकी फसल में बीमारी और कीड़े कम होंगे और पानी की बचत होगी। तो इससे भी जो पानी की बचत है 30 से 35% बचत की जा सकती है। एक दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे किसान भाइयों को अपने खेत की मेड़ों को बहुत मजबूत रखना चाहिए। खेत की मेड़ जितनी मजबूत होंगी उतना ही खेत का जो पानी, जो बरसात का पानी है, आपके खेत में शोषित होगा, और जितना पानी आपकी मिट्टी शोषित करेगी उतना ही आपकी फसलों को अधिक उपलब्ध हो पाएगा। तो आप खेत की मेड़ों को मजबूत रखें, और जितना मजबूत रखें उतना ज़्यादा फायदा होगा। जो किसान भाई अभी फसल लगाने जा रहे हैं तो बीज का चुनाव करने में विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास जितनी भी फसलें हैं उनमें जो उनकी अवधि है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं एक बाजरे का उदाहरण लेता हूँ। बाजरे में हमारे पास HSB 67 एक किस्म है जो केवल 67 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अन्य कुछ ऐसी किस्में हैं जो 100 से 110 दिन लेती हैं। तो जितनी कम अवधि की आप किस्म लेंगे उतना ही कम पानी लगेगा, और कम पानी में भी आप उसकी ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो आपको जो फसल की किस्म का जो चुनाव करना है वो उसकी अवधि के अनुसार करना है। जैसे कि अगर बारिश लेट शुरू होती है तो बाजरे की आप छोटी किस्मों का, इसी किस्मों का चुनाव करें जो कम दिनों में पककर तैयार हो जाएंगी, जैसे कि HSB 67 है। इसी तरह से अगर बारिश अगस्त तक नहीं होती है तो भी आप ना घबराएं, क्योंकि अगस्त के महीने में भी हमारी कई सारी ऐसी फसलें हैं जिनको अगर आप खेत में लगाते हैं तो उनसे न केवल हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, बल्कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, और जो रबी के मौसम में आने वाली फसल है उससे और अधिक उत्पादन मिलने की संभावना हो जाती है। और इस किस्म की फसलों में जो सबसे पहली फसल आती है वो मूंग की आती है, क्योंकि मूंग की ऐसी फसल है जो 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और हमारे किसान भाई अगर अच्छी किस्म का प्रयोग करते हैं और सही तरह से खेती करते हैं तो मूंग से भी हम 16 से 17 क्विंटल की पैदावार प्रति हेक्टेयर ले पाएंगे। इसके साथ साथ में जो मूंग के पौधे हम मिट्टी में मिला देंगे तो उसकी फली तोड़ने के बाद में, तो ये ग्रीन हरी खाद का भी काम करेगी। इससे आपकी फसल जो कम पानी में आपको ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इस समय संयम की आवश्यकता है, और संयम के साथ साथ में सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। जो भी हमने चर्चा की है, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, और न केवल आपको फायदा होगा बल्कि देश को भी फायदा होगा। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था,
फार्म स्कूल, जहां किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं कल प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन के कुछ कार्यक्रमों की जानकारी भी आप लोगों को दे देता हूं। खबरें खेती की, मंडी के ताजा भाव और मौसम की जानकारी तो रहेगी ही, इसके अलावा हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा वो होगा पशुपालन से संबंधित। तो किसान भाई बहनों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।